हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा हॉस्पिटलाइज था, उसके हेट में चोट लगी थी, बट थैंकफुली उसको एंड बेबी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों सेफ थे एंड विंग भी लंजा के पेरेंट्स के बारे में कन्फर्म्ड हो गया जब उसके भाई ने जेबोचुन ने लंजा के पेरेंट्स के न्यूज़ विंग को दिया। पहले विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे उसे बिलीव होने लगा। उसका एक बहुत बड़ा सपना जो उसने सोचा भी नहीं था कि पूरा होगा, वो पूरा हो रहा था। बट स्टिल जब लंजा ने विंग से कहा कि मैडम यू को उनके बेबी के बारे में पता था, तब विंग को अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली गुस्सा आया। मैडम यू बुरी है, ये सबको पता है, बट लंजा प्रेग्नेंट है ये जानने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, ये सोच के भी विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, बट उन्होंने ऐसा किया था। एंड अब विंग उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, तो वो हॉस्पिटल से निकल गया। जब लंजा सो गया, वो सीधा जियांग मैंशन में आया। उससे पहले उसे सोंगलंग को कॉल करके बता दिया कि उन्हें 10 साल पुराना एक केस को रीओपन करना है, एंड उसने उससे ये भी कहा ताकि सोंगलान शुइयांग को ढूंढ निकाले जितनी जल्दी हो सके उतनी। एंड उसे सिंगचेन को बता दिया कि सिंगचेन मीडिया हाउस को कॉल करके बता दे। दिन वो जियांग मैंशन में चला गया। इस तरफ जियांग चैंग एक्सट्रीमली डरा हुआ था। उसे पता था उसके माँ ने क्या किया है, तो उसने पूरी कोशिश की विंग को रोकने का। एंड तभी विंग ने जियांग चैंग को एक ब्लैक एनवेलप में जो फोल्डर था उसे दिया, जिसे देख के जियांग चैंग को बिलीव नहीं हो रहा था, एंड वो उस रूम से निकल गया। इस तरफ जिन गुआंगशान जो एक्सट्रीमली डरा हुआ था, एंड विंग ने उसे कह दिया कि उसका टाइम खत्म हो रहा है, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, तो जिन गुआंगशान भी वहां से भाग गया। अब मैडम यू के स्टडी रूम में सिर्फ मैडम यू एंड विंग था। जब विंग ने मैडम यू की तरफ देखा, तब उसने देखा कि मैडम यू ऑलरेडी उसे देख रही है अपने हार्ड आइज से। बट अब विंग का टाइम आ गया है बाइट बैक करने के लिए। विंग सोच रहा था ये वुमेन जिसको वो एक टाइम में माँ जैसा प्यार करता था, एंड उनसे भी वो माँ जैसा प्यार एक्सपेक्ट करता था, हालांकि वो उसे कहीं भी नहीं मिला, बट उसने इस वुमेन से एक चीज़ ज़रूर सीखा था, एंड वो चीज़ ये है कि जिस सिचुएशन में तुम्हारा कोई पावर नहीं है, उस सिचुएशन में तुम्हें कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करो, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे बिना ही उस सिचुएशन को झेलना है। बट एट द सेम टाइम तुम बहुत सारे रिसिप्ट्स भी कलेक्ट करते हो, एंड उन्हें अपने पास सेफ रखते हो ताकि और किसी को ये चीज़ ना मिले। विंग ने देखा है कि कितने सालों से उसके फॉस्टर सिबलिंग्स अपने बाबा के एक्सीडेंटली डेथ को लेकर कितना ज़्यादा सैड थे, अपसेट थे, एंड वो लोग कितना शोक मना रहे थे। वो लोग सच में अपने बाबा से बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि सडनली जियान याली का जिन गुआंगशान के बेटे के साथ शादी जियांग फैनमिन के लिए अनएक्सेप्टेबल क्यों था। एंड उनके डेथ के बाद जब जियान याली की शादी जिन जिशोन के साथ हुआ, तब जिन गुआंगशान को एडिशनल गिफ्ट के हिसाब से जियांग एम्पायर का 20% मिला एज अ डाउरी। एंड जियांग फेंगमेन के डेथ से पहले उन्हें भी ये बात पता नहीं था कि जियान ली की शादी में ये होने वाला है, बट उनके डेथ के बाद जब जियान ली की शादी हुई, तब मैडम यू ने ये चीज़ किया। जब ये सब हुआ तब विंग 15 साल का था, उसके हाथों में कोई भी कंट्रोल नहीं था, बट उनके मन में बहुत सारा डाउट्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस था, जिसका आंसर उसे लगभग 5 साल बाद मिला। उसे याद था कि एक बार उसने जियांग अंकल के ऑफिस से एक वुमेन को रोते हुए सुना था, जो रो रही थी, बेक कर रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं आपके हेल्प के बिना भी अपने लिए जस्टिस लेकर रहूंगी। एंड उसके नेक्स्ट डे ही अंकल जियांग ने जिन्स के साथ मैरिज अलायंस तोड़ दिया था, एंड तब से इन चीज़ों का शुरुआत हुआ था। ये सोचते हुए विंग ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, आपको बेबी के बारे में पता था। इस बार विंग का वॉइस एक्सट्रीमली हार्ड था, बट स्टिल थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी था। उसे भी पता नहीं क्यों, शायद वो ये होप कर रहा था कि उसका यूआई को एक्सप्लेनेशन देगा। बट जब मैडम यू ने रिप्लाई दिया, तब विंग का गुस्सा साथ में आसमान पर चला गया। मैडम यू ने कहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है ना? दिन इतना मेस क्रिएट क्यों कर रहे हो, इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो?
विंग सोच रहा था कि उसे एक्सट्रीमली गुस्सा होना चाहिए, बट उसका आंखों से आंसू निकल रहा था। आई मीन विंग ने इतने टाइम से ये सब अलाउ कैसे किया? विंग ने कहा, आपका मतलब वो लोग अभी तक जिंदा है, उनका मौत नहीं हुआ है ना? मैराम्यू ने अपने फेस को टर्न कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ऐसी इमेजिनरी वर्ड्स कहना बंद करो। तभी विंग ने तो अपने वॉइस को थोड़ा इंक्रीज करके कहा, तो फिर क्या मुझे उनके मरने का वेट करना चाहिए था? आई, क्या मुझे ये देखने के लिए वेट करना चाहिए था कि उनको मरने के लिए आप कितने हद तक जा सकते हैं? तभी मैराम्यू ने चिल्लाते हुए कहा, फूल बनना बंद करो। इनफैक्ट अगर तुम वहां पर ना भी होते तब भी उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। अगर कॉन्फ्रेंस रूम पे शुयांग के सडन एब्सेंस को देखकर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। जब भी मैराम्यू बात करती है उनके वॉइस में एक हार्डनेस होता है, एक ऑर्डर होता है, बट अब जब मैराम्यू बोल रही थी उनके वॉइस में जैसे एक डर था, कोई एक्सप्लेनेशन था, जैसे कि वो एक्सप्लेन कर रही है। तो ये सुनकर विंग शॉक्ड होकर मैराम्यू को देख रही थी। उसने कुछ टाइम तक मैराम्यू को देखा, देन अपने आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा, आई, आप इतने डरी हुए क्यों हैं? ये बोल के विंग सोच रहा था मैराम्यू सच में डरी हुई है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैराम्यू को विंग से ज्यादा कोई बेहतर पहचान ही नहीं सकता। ये वायलेट स्पाइडर चाहे सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो कहीं भी रिएक्ट नहीं करती, वो कहीं भी चिल्लाती नहीं या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देती, नो मैटर कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। ये वायलेट स्पाइडर कहीं भी डिफेंसिव नहीं होती, तो डेस्परेट तो दूर की बात, बट अभी वो ऐसा ही कर रही थी। विंग के बात सुन के मैराम्यू का आइस और भी शार्प हो गया। उन्होंने कहा, आइंग, मुझे किस चीज से डर रहेगा? हाँ, प्रिजन से? विंग सोच रहा था जिस दिन विंग के पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी था उसी दिन अंकल जियांग उस एनिवर्सरी में विंग के साथ सिमेट्री जाने के लिए घर वापस आ रहे थे, एंड तभी उसी वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया एंड उसी दिन उनका मौत भी हो गया। तो जिस दिन विंग ने अपने पेरेंट्स को खोया था उसी दिन उसके सिबलिंग्स ने भी अपने बाबा को खोया। विंग ने अपने अंकल को खोया। जिस दिन जियांग फैनमिन का डेथ हुआ था उस रात को विंग की बहन जियान एली ने बहुत रोया था। वो पूरी रात रो रही थी विंग के बाहों में। विंग जो कि 15 साल का था, उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स था, बट वो बहुत छोटा था, बहुत यंग था, उसके पास इन क्वेश्चंस का आंसर आना इम्पॉसिबल था। तो उस वक्त उसने वही किया जो वो कर सकता था। वो अपने भाई एंड बहन के लिए एक सहारा बनकर खड़ा था। बट उसे बार बार उसी लेडी की याद आ रही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले अंकल जियांग के ऑफिस में देखा था, जो रो रही थी, बेक कर रही थी। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से अंकल जियांग एंड मैराम्यू के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। विंग को भी डाउट हो रहा था, बट एनीवेज जब अंकल जियांग के डेथ के बाद जियांग चैंग ने विंग को बहुत बातें सुनाई, उसके ऊपर बहुत चिल्लाया। जब उसने विंग से ये कहा कि अगर उसके बाबा विंग को उनके घर लेकर नहीं आते तो शायद आज वो जिंदा होते, तब भी विंग ने कुछ भी नहीं कहा था। वो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। बट 5 साल बाद वो सियाओ सिंगचेन से मिला एंड देन फाइनली उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर उसे मिलने लगा। बट वो सारे आंसर्स उसके लिए एक स्मोक की तरह था। जिन गुआंगशान एक स्टूपिड इंसान है एंड मैराम्यू ने अपने सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए उसका पूरा यूज किया है, एंड मैराम्यू ने अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखा है, बहुत ही टाइटली। जिन गुआंगशान मैराम्यू के लिए एक परफेक्ट कवर, एक परफेक्ट एलिबाई थी। मैराम्यू को पता था कि एक दिन न एक दिन जिन गुआंगशान डर के मारे खुद तो फंसेगा एंड मैराम्यू को भी फंसाएगा। तो इसकी वजह से मैराम्यू ने पहले से अपने आसपास एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा था, एक सिक्योरिटी रखी थी। तो अब चाहकर भी जिन गुआंगशान मैराम्यू को फंसा नहीं सकता, क्योंकि मैराम्यू ने जो कुछ भी किया है उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। तो विंग जानता है कि मैराम्यू को प्रिजन से कोई डर नहीं है, और ना ही विंग ये चाहता है कि उन्हें प्रिजन से डर लगे, क्योंकि ये विंग का कोई भी काम का नहीं है। तो विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया और कहा, आई, आपने मुझे बड़ा किया है। शायद कुछ टाइम से आप ये बात भूल रही हैं। ये सुन के मैराम्यू ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा। उन्होंने कहा, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम उसी हाथ को बाइट कर रहे हो जिसने तुम्हें एक टाइम में
खाना खिलाया था। आई डोंट थिंक मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था। विंग ने कहा, नहीं, आपने नहीं सिखाया था, बट आपने मुझे ये सिखाया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो बाइट बैक भी करना चाहिए। जो फोल्डर मैंने जियांग चैंग को दिया वो फोल्डर आपके लिए नहीं था, वो जियांग चैंग के लिए ही था। एंड आपके लिए प्रिजन की क्या ज़रूरत है, जबकि उससे भी बेहतर पनिशमेंट आपको मिलने वाला है। आपके ही बच्चे आपको घर में ही इम्प्रिजनमेंट फील कराएंगे जब उनको अपने बाबा के मर्डर के बारे में पता चलेगा। ये सुनकर मैंने भी उन्हें कहा, चुप रहो। अगर तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो देन तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विंग ने भी चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड को हर्ट क्यों किया। ये सुन के मेरा म्यू कुछ टाइम के लिए जैसे शॉक्ड हो गई थी, जैसे कि वो इस क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी। तो विंग ने खुद ही आंसर दे दिया। विंग ने कहा, आपने ये सब अपने प्राइड के लिए किया है ना? आपका इंटेंशन यही था कि आप मुझे फिर से रस्सियों से बांधना चाहती थी। ये सुन के मेरा म्यू ने हंसा। उन्होंने कहा, तुम तो रस्सियों के बारे में ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम ऑलरेडी उसके हाथों की रस्सी बनकर बैठे नहीं हो। आइन, अगर तुम अभी से ऐसा कर रहे हो तो इमेजिन करो, जब तुम दोनों का चाइल्ड आ जाएगा तब तुम कैसे हो जाओगे। विंग सोच रहा था कि वो ये सब विंग को ह्यूमिलेट करने के लिए बोल रही थी, बट पता नहीं क्यों विंग को ह्यूमिलेशन फील नहीं हो रहा था। विंग को याद आ रहा था उसकी माँ ने कहा था कि हर चीज़ में एक पॉजिटिव साइड देखना कोशिश करो, बट विंग ने पूरी ज़िंदगी ऐसा ही किया है एंड यही उसका फॉल्ट है। वो सब कुछ देखता था बट बिलीव नहीं करता था। वो सब कुछ जानता था बट स्टिल किसी बेटर चीज़ के लिए होप करता था। शायद सियाओ सिंचन सही था। इनजस्टिस को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान है, एक्चुअली वो एक हिपोक्रिट है। सियाओ सिंचन सही कहता था। विंग ने कहा, तो क्या सिर्फ यही बात है? आपने उसे इसलिए हर्ट किया क्योंकि आपके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था मेरे पास पहुंचने के लिए, मुझे अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो मेरा म्यू ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या? तुम भी तो अभी यहाँ पर इसी वजह से खड़े हो ना, क्योंकि कोई तुम्हारे चीज़ों को हाथ लगाया है। किसी ने उस चीज़ को हाथ लगाया है जो तुम्हारा है, तो तुम मुझसे डिफरेंट कैसे हो गए? मैंने भी तो वही किया था। विंग ने कहा, यही तो डिफरेंट है। जो कंट्रोल आपका मेरे ऊपर था उसको आपने ज़बरदस्ती लिया था, बट मेरे लाइफ में जो प्लेस लंजा होल्ड करता है उसे मैंने खुद अपने चॉइस से दिया है। उसने फोर्सफुली मुझसे नहीं लिया है आपकी तरह। उसने आपकी तरह कभी भी मुझे मैनिपुलेट नहीं किया है मुझे ओन करने के लिए। अगर वो मुझे हर्ट करेगा तो मैंने इसका परमिशन उसे खुद दिया है। अगर वो मुझे हेट करेगा, मुझे रुइन कर देगा, तो इसका परमिशन मैंने उसे खुद दिया है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है एंड मैं उससे। ये सुन के मेरा म्यू कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड होकर देखने लगी, जैसे कि वो पहली बार विंग को देख रही थी। मेरे म्यू ने मॉक करते हुए कहा, प्यार? उनका आइज डार्क था फ्यूरी के साथ। उन्होंने कहा, ऐसे बिग वर्ड्स तुम्हारे मुंह में शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार कैसा है। मैंने अपने हाथों से तुम्हें बड़ा किया है, तो अपने आप को फुल मत बनाओ सिली बॉय। जो चीज़ तुम्हारे फेस के ऊपर हिट करता है वो चीज़ प्यार नहीं हो सकता। विंग सोच रहा था, अगर वो पुराना विंग होता तो शायद उसे मेरा म्यू के लिए बुरा लगता, सैड फील होता, बट अभी उसे वो नहीं हो रहा है। उसने कहा, ओह नो आई, यहाँ पर ही तो आप गलत हैं। इतने टाइम से आपने मेरा सिर्फ ग्रेटिट्यूड देखा है, आपकी इनकन्वीनियंस के ऊपर मेरा सिंपैथी देखा है, आपने मेरा स्टबर्ननेस देखा है, मेरे मदर के मेमोरी को अनहोल्ड करने का, आपने मेरा एक्सेप्टेंस देखा है, एंड कभी कभी आपने मेरा मर्सी देखा है, बट प्यार, आपने मेरा प्यार अभी तक नहीं देखा है, बट अब आप देखेंगे। एंड मेरा प्यार बिल्कुल भी काइंड नहीं है। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में जो एयर था वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गया। मेरे के पास कोई शब्द नहीं था बोलने का, वो बस विंग को देख रही थी। विंग ने कहा, आपने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है ये सोच के, ये एज्यूम करके कि लंजा मेरा वीकनेस है, बट मैं आपको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैं उस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता
जो इंसान प्यार का वैल्यू ही नहीं जानता, जिसने प्यार को हमेशा एक वेपन की तरह देखा है। बट आपने उसे हर्ट किया है, आपने मेरे चाइल्ड को हर्ट किया है आई, एंड इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता। मैं मेरे हस्बैंड को मेरा वीकनेस नहीं बना सकता, वो मेरा स्ट्रेंथ है। एंड अब आपको पता चलेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या कर सकता है, मैं अपने स्ट्रेंथ के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग का वॉइस कांप रहा था। वो बहुत ही हार्डली ब्रेथ ले रहा था। उसे पता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं है। ना ही कुछ पाने के लिए है, ना ही किसी चीज़ के लिए रहने के लिए है, और ना ही कुछ खोने के लिए है, और ना ही माफ़ करने के लिए है। अब उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। उसने बहुत ज़्यादा माफ़ कर दिया है, इतना माफ़ कर दिया है उसने कि आज मैडम यू ने ये कर दिया है। बट एनीवेज उसे यहाँ से जाना चाहिए, शायद अब तक लंजा उठ भी चुका होगा। ये सोचते उसने टर्न किया जाने के लिए। उसका पैर लगभग कांप ही रहा था। वो ऑलमोस्ट दरवाजे के पास पहुंच गया था, तभी मैडम यू ने कहा, आइंग। इस बार मैडम यू के वॉइस में काइंडनेस था, वही काइंडनेस जिसे पाने के लिए विंग ने बरसों से कोशिश किया था, बट उसे कहीं भी नहीं मिला था। बट आज उसे वो मिल रहा था, जबकि विंग को चाहिए ही नहीं था। मैडम यू ने कहा, आज तुम यहाँ पर हो सिर्फ मेरे वजह से। इनफैक्ट तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड भी मेरे वजह से मिला है, जस्ट बिकॉज मेरा नाम तुम्हारे साथ है। क्या ये सब तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता? ये सुन के विंग ने मैडम यू की तरफ टर्न नहीं किया, क्योंकि अब उसके लिए ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट जब उसने रिप्लाई किया तब उसने बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहा, उसने कहा, मुझे बताइए आई, अगर मैं अभी के अभी आपके बनाए हुए इस एम्पायर को तोड़ दूं तो क्या लगता है आपको, आप मुझे रोक पाएंगे? ये सुन के मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ना ही विंग कोई रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन कर रहा था। विंग ने कहा, ट्रस्ट मी, अगर मैं भूल गया कि आपने मेरे लिए क्या किया था, आई मीन थोड़ा सा ही सही, तो आप अभी मेरे सामने खड़े ही नहीं हो पाते, वो भी जिंदा। इसके बाद विंग ने और आंसर्स का वेट नहीं किया एंड वो वहां से चला गया। जाते जाते विंग सोच रहा था कि वो एक दिन अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए मैडम चीन के घर पे गया था। उसने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि वो इस केस के और डीप नहीं जाएगा, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसे सच जानना था। तो वो उसी वुमेन के पास गया जिसके पास उसका आंसर्स हैं। मैडम चीन एक 10 साल की बेटी की माँ थी, एंड वो जिन गुआंगशन के पर्सनल असिस्टेंट के वाइफ भी थी। एट द सेम टाइम वो जिन गुआंगशन के वन ऑफ द विक्टिम थी। उन्होंने बहुत साल तक अपना पेन खुद झेला है, बट जैसे ही उन्हें जिन मैरिज के अलायंस के बारे में पता चला, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने बहुत करेज जुटाया एंड वो सामने आने की कोशिश करने लगी। तो वो सामने आने के लिए अंकल जियांग के पास गई थी एंड उन्होंने अपना सच बताया था, एंड ये काम भी कर गया था। अंकल जियांग ने नेक्स्ट डे ही जियान यानली एंड जिन यीशुन के शादी को तोड़ दिया था, एंड शादी तोड़ने का रीजन सिर्फ मैडम यू एंड अंकल जियांग को ही पता था, घर पे और किसी को भी नहीं पता था। वो लोग जिन गुआंगशन के सारे करतूते डिस्क्लोज करने से पहले मैडम चीन के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही मैडम चीन उनके अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करेंगी, तब जाके वो लोग जिन गुआंगशन के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताएंगे। बट ये सब हुआ ही नहीं कभी भी। इससे पहले अंकल जियांग पब्लिक के सामने आकर सब कुछ कह पाते, उनका एक्सीडेंट हो गया एंड मैडम चीन को एक बहुत बड़ा सूटकेस भेजा गया जिसके अंदर बहुत सारा पैसा था, एंड उसके साथ साथ एक थ्रेड भी था, क्योंकि अगर मैडम चीन कुछ भी करने की कोशिश करेंगी तो उसका असर उनकी बेटी के ऊपर पड़ेगा। मैडम चीन को पता था कि एक दिन न एक दिन सब कुछ सामने आ ही जाएगा, बट अभी के लिए उन्हें अपने बेटे की सेफ्टी को देखना है। तो वो उस टाइम के लिए चुप हो गई थी। एंड जैसे ही जियांग फैनमिन का डेथ हो गया, वो भी सडनली, तब किसी ने भी कोई क्वेश्चंस नहीं किया, किसी को भी डाउट नहीं हुआ। इनफैक्ट अंकल जियांग के मौत के बाद जिन गुआंगशन को बहुत प्रॉफिट होने वाला था, फिर भी किसी ने भी कोई क्वेश्चंस नहीं किया। मैडम यू ने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट थैंकफुली सियाओ सिंचेन ने वर्षों पहले उन एविडेंस को कॉपी करके रखा था। उसे जब भी सस्पिशियस फील होता था, वो उस चीज़ को कॉपी करके रखता था।
क्योंकि विंग एंड सियाओ सिंजिन को पता था कि मैडम यू के जो भी एम्बिशंस है वो अंकिल जियांग के लिए कंसर्न है, वो सब नहीं चाहते थे। विंग को पता था कि अगर जियान यानली की शादी जिन गुआंगशन के बेटे के साथ हुआ तो जियांग फैमिली को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला था। एट द सेम टाइम जिन गुआंगशन को भी बहुत प्रॉफिट होने वाला था। मैडम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी बेटी सेफ है या नहीं। हालांकि जिन गुआंगशन का स्टोरी पूरा वर्ल्ड जानता है, स्टिल उन्होंने उनके घर पे अपनी बेटी की शादी करवाई सिर्फ बिजनेस के लिए। विंग को नहीं पता कि अंकल जियांग के डेथ के पहले मैडम यू और अंकल जियांग के बीच में जो प्रॉब्लम्स था वो किस चीज़ को लेकर था, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ था। बट जैसे ही अंकल जियांग का डेथ हुआ, उनके डेथ की वजह से मैडम यू के 3 निशाना एकदम से सही जगह पर लगा। उन्होंने जियांग क्लैन के साथ जिन क्लैन का एक सिक्योर्ड अलायंस कर लिया। मैडम यू को उस इंसान से छुटकारा मिल गया जो इंसान उनके लाइफ में था, आई मीन अंकल जियांग। एंड तीसरा, वो जियांग मैंशन का, आई मीन जियांग एम्पायर का मालकिन बन गई। तो उन्होंने एक तीर से 3 निशाना लगाया था एंड तीनों ही जाकर लग भी गया था। एंड ये डर्टी काम उन्होंने खुद अपने हाथों से नहीं किया था, उन्होंने जिन गुआंगशन से करवाया था। एंड उसके बदले उन्होंने जियांग एम्पायर का 20% शेयर जिन गुआंगशन को दे दिया। विंग को वो दिन याद है जिस दिन मैडम यू को एज अ प्रेसिडेंट क्राउंड किया गया था। उस दिन शायद बिजनेस वर्ल्ड में एक पैट्रियार्की टूट गया था, क्योंकि ऑलवेज मेल्स हर एक कंपनी रन करते थे। बट अब मैडम यू एक फीमेल थी जो अब कंपनी को रन कर रही थी, वो भी जियांग एम्पायर को। इसकी वजह से सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई, बहुत तारीफ की। एंड वो भी वहाँ पर शामिल थी, बट उनके आइज ब्लैंक था। उन्हें देखकर लग रहा था ना ही उन्हें अपने सक्सेस के लिए कोई जॉय फील हो रहा है और ना ही उन्हें कोई गिल्टी फील हो रहा है या फिर कोई लॉस फील हो रहा है। उनके आइज बिल्कुल एम्प्टी था, उनके आंखों में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था। ये सब सोचते हुए विंग हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुकी थी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज सोंगलांग का था। सोंगलांग ने लिखा था, मैंने शुयांग को ढूंढ लिया है एंड हम लोग गराज में हैं। टेक योर टाइम। जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं अपने पुरानी दुश्मनी इससे निकाल लेता हूँ। इसका रिप्लाई में विंग ने लिखा, थैंक यू। ये बोल के विंग हॉस्पिटल में चला गया। एंड थैंकफुली जब विंग हॉस्पिटल में पहुंचा तब भी लंजा सो रहा था। एंड विंग के एब्सेंस को देखकर जेबोजुन ऑलरेडी बहुत गुस्सा हुआ कुछ बोलना चाहते थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। शायद विंग के एब्सेंस में अंकल कुरेन ने जेबोजुन को कुछ समझाया होगा, दैट्स वाई वो चुप थे। एनीवेज हॉस्पिटल में जाते ही विंग ने अंकल से कहा कि वो थोड़ा बाहर आए, विंग को उससे अकेले में बात करना है। ये सुनकर जेबोजुन ने फिर से एक सस्पिशियस लुक दिया, बट उस चीज़ को विंग ने इग्नोर किया। एंड अंकल भी विंग के बात सुन के रूम के बाहर आए। जैसे ही वो लोग प्राइवेसी के अंदर थे, विंग ने अंकल से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब आप हमारे मैरिज अलायंस को तोड़ दें। ये सुन के अंकल शॉक्ड हो गए थे। वो ऐसे शॉक्ड होकर विंग को देख रहे थे जैसे कि विंग के सिर में सिर्फ एक नहीं 2 सिर हैं। ये देखकर विंग ने कहा, नहीं, डिवोर्स नहीं होने वाला। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोकल पब्लिक इस चीज़ को लेकर बात करे। ये सुन के अंकल और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने कहा, तुमने कहा कि मुझे इस मैरिज अलायंस को तोड़ना है, तो डिवोर्स के बिना ये कैसे होगा? एंड तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड जो अभी तक शॉक्ड है वो इस न्यूज़ को कैसे लेगा? एंड तुम्हें क्या लगता है, जबकि सारे लोगों को पता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा चाइल्ड कैरी कर रहा है, एंड अगर अभी तुम दोनों का मैरिज अलायंस टूट गया तो लोग किस बारे में बात करेंगे? लोग कैसे कैसे बात करेंगे? क्या तुम्हें ये सब याद नहीं आ रहा? क्या तुम ये सब समझ नहीं पा रहे हैं? ये सुन के विंग पहले थोड़ा चौंक गया। आई मीन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकल को कैसे समझाए कि वो क्या करना चाहता है। बट वो जो भी करना चाहता है उसके लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। विंग ने कहा, बट अंकल मेरे लिए अभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये करना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इतना बड़ा हो जाए कि लोग इसको लेकर बातें करें। एंड जैसे ही लंजा घर वापस जाएगा मैं सब कुछ आपके सामने, आप लोगों के सामने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आपको ऐसा करना ही है। ये सुन के अंकल कुछ टाइम के लिए चुप थे। देन उन्होंने हेजिटेंटली कहा, अगर ये सब पैसे की वजह से हो रहा है तो। तभी विंग ने कहा, अंकल प्लीज।
मैं पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। इनफैक्ट मेरे दिमाग में इसके बारे में बात आया ही नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि इस चीज़ में आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, प्लीज़। अंकल कुछ टाइम के लिए चुप थे। उन्होंने उविंग की तरफ कुछ टाइम के लिए देखा और कहा, यू नो, तुम्हारी माँ भी बहुत रेकलेस वुमन थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुन के उविंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आप उन्हें जानते हैं? अंकल ने कहा, मैं तुम्हारे बाबा का जानता हूँ, एंड इट्स द सेम थिंग। जो भी वे चंगजे को जानता है वो उसकी वाइफ को भी जानता ही होगा। ऐसा ही होना है क्योंकि वो दोनों एक पैकेज की तरह आते थे। एनीवेज, तुम्हें ये सब बातें पता नहीं था? विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसे रोना आ रहा था। वो कितने सालों से कोशिश कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकाले, उनके बारे में कुछ जाने, बट अब उन्हें ये सब अंकल से पता चल रहा था। क्योंकि विंग से कोई भी उसके पेरेंट्स के बारे में बात भी नहीं करता था, एंड जियन मैंशन में उसके पेरेंट्स तो एक टैबू की तरह था, तो कोई भी उसके पेरेंट्स का नाम भी नहीं लेता था। अंकल कुरन ने कहा, अभी तक पूरे वर्ल्ड को पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया था। सब कहते थे तुम्हारी माँ प्यार में पागल हो गई थी। तुम्हारी माँ ने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। ये सुन के विंग को अच्छा लग रहा था। I mean, उसने अपने पेरेंट्स को लेकर जितने भी स्टोरी सुना था उनमें से ये स्टोरी सबसे ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था। I mean, ये कोई रोमांटिक लाई नहीं है जो बनाया गया है, ये सब सच है, एंड विंग को अच्छा लग रहा था। अंकल कुरन ने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में वैसा ही बात करेंगे जैसा वो लोग तुम्हारे माँ के बारे में किया करते थे। एक लव सिक फूल, सब लोग तुम्हें यही बुलाएंगे। ये सुन के विंग के अंदर जो हेवीनेस था वो चला गया। उसके फेस में एक स्माइल आ गया। विंग ने कहा, एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। ये सुनकर अंकल कुरन ने शाई किया, जैसे कि उन्होंने विंग से यही रिप्लाई एक्सपेक्ट किया था। इससे पहले वो लोग कुछ कह पाते तभी उन लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर एंड नर्स दौड़ते हुए लंचा के रूम में जा रहे हैं। ये देख के विंग ने कहा, आई थिंक लंचा को होश आ गया है। ये बोल के विंग भी अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे उसका अंकल भी गया। जाते जाते अंकल ने विंग से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है जो मैं मीडिया को दूँ? I mean, तुम चाहते हो कि मैं मीडिया को दूँ? तभी विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, कल सुबह ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट न्यूज़ छपने वाला है। अंकल जियांग का डेथ केस फिर से रीओपन होने वाला है, तो कुछ रिवलेशंस होने वाला है। लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है, एंड शायद इस चीज़ को लेकर आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। मैं आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट अब जब हमारे मैरिज को रुइन करेंगे, ख़त्म करेंगे, तब आपके पास ये रीज़न हो सकता है। आप इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाकर हमारे शादी को तोड़ सकते हैं। इससे किसी को डाउट भी नहीं होगा। आप पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि आप अपने नेफ्यू के साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि हम दोनों इसके बाद एक साथ रहे। ये सुन के लान कुरन ने कहा, ओ माय गॉड। ये बोल के वो आगे बढ़ गए। फाइनली वो लोग लंचा के रूम में आ गए, एंड लंचा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। इस बार वो पैनिक नहीं हो रहा था। उसे देख के लग रहा था कि वो एश्योर्ड है, एंड वो डॉक्टर के हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर उससे कह रहे थे कि कोई भी एक्सेसिव हेवी काम ना करे, कोई स्ट्रेस ना ले, एंड ज़्यादा टाइम तक जगा ना रहे। जैसे डॉक्टर्स वहाँ से चले गए, लंजा ने विंग की तरफ देखा, एंड वो ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे विंग से हक चाहिए। तो विंग उसके पास गया एंड उसे हक कर लिया। विंग के बाहों में लंजा भी रिलैक्स फील करने लगा। देन उसने विंग के हाथ को अपने बेली के ऊपर रखा और कहा, क्या तुम हैप्पी हो? ये सुनकर विंग ने लंचा के हाथों को किस किया और कहा, तुमने मेरे पैरों के सामने एक पूरा वर्ल्ड लाकर खड़ा कर दिया है, एंड अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं हैप्पी हूँ? लंचा का आइस बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। उसे देख कैसा लग रहा था कि वो फिर से रोने वाला है। तो विंग ने उसे चीयर अप करने की पूरी कोशिश की। उसने 2-3 जोक्स बोला, बट ये सब लंचा के ऊपर काम नहीं कर रहा था। तो उसने मियाँ मियाँ को एंड बाकी फ्रेंड्स को वीडियो कॉल किया 1 by 1, बट ये भी लंचा के ऊपर काम नहीं कर रहा था। विंग के सारे दोस्त लंजा को कंप्लेन करते हुए बोल रहे थे कि विंग उन लोगों को लंजा से मिलने नहीं दे रहा। ये सुनकर विंग हंस रहा था, एंड तभी उस रूम में जेबुचुन आए। उनके हाथ में एक कैरोट सूप था। विंग ने उस सूप का बोल ले लिया
ताकि वो खुद लंजे को खाना खिला सके। जब विंग सूप के बोल लेकर लंजे के पास आया, विंग ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? लंजे ने सॉफ्टली कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से कहीं भी उस घर पे वापस जाओ। I mean, कभी भी। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने लंजा को सूप पिलाते हुए कहा, दिन मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लंजा बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो। ये बोल के फिर से विंग ने उसे सूप पिलाया। लंजा ने कहा, इनफैक्ट तुम्हें वहां से तुम्हारी चीजों को भी लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ न्यू खरीद के दूंगा। विंग ने हंसते हुए कहा, आई एम श्योर तुम ऐसा ही करना चाहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही होगा। बट लंजा का भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत आसानी से ये सब चीजें मान रहा था। तो लंजा ने कहा, मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं सीरियस हूँ विंग। विंग ने कहा, मैं भी, एंड तुम्हारा विश मेरे लिए कमांड है। लंजा ने फिर भी अनकन्विंस होकर कहा, हमारा बेबी भी यही चाहता है। ये सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तो लिटिल वन भी यही चाहता है। उनका ये सीन देखकर जेबोचुन खांसने लगे। उन्होंने कहा, आई थिंक दैट्स एनफ। पहले ये सुनकर विंग चौंक उठा। वो भूल गया था कि अभी इस रूम पे बो एंड लंजा अकेला नहीं है, और भी लोग हैं। बट लंजा ने अपने भाई को इग्नोर किया। इनफैक्ट वहां पर अंकल भी थे। अंकल ने कहा, अब जब वो शियान हमारे ही घर पे रहने वाला है, देन आई थिंक मुझे हाउसकीपर को बोलना चाहिए ताकि वो गेस्ट रूम को क्लीन कर दे। ये सुनकर लंजा सूप पीते पीते रुक गया। वो कंफ्यूज्ड हो गया। इनफैक्ट जेबोजुन भी कंफ्यूज्ड हो गए। तभी लान कुरेन ने लंजा से कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारे हस्बैंड ने ही मुझे कहा है ताकि मैं तुम्हारे शादी को तोड़ दूं, एंड तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि शादी टूटने के बाद मैं तुम दोनों को एक ही जगह पर रहने दूंगा, आई मीन एक ही रूम में। ये सुनकर विंग ने अंकल कुरेन की तरफ एक बिट्रेट लुक दिया। आई मीन विंग खुद सोच रहा था कि वो इस टॉपिक को लंजा को कैसे बोले, एंड इस तरफ उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ग्रम्पी ओल्ड मैन सडनली ये सब कहने लगेगा एज अ जोक, जैसे कि ये कोई जोक है। एनीवेज विंग ने लंजा की तरफ देखा तो लंजा उसे ही देख रहा था। लंजा को देखकर लग रहा था कि वो किसी भी वक्त रोने लगेगा। ये देख के विंग ने कहा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुम्हारे अंकल को कहा है कि वो हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, हमारे मैरिज को नहीं। विंग को पता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो बहुत रिडिकुलस सुना रहा है, तो विंग ने अंकल की तरफ एक ग्रम्पी वाला साउंड किया, एंड शायद अंकल को बहुत मजा आ रहा था। इस तरफ जेबोचुन के आईज और भी डार्क हो गए गुस्से से। तो विंग ने फिर से एक स्पून सूप लिया और कहा, जानजान। लंजा ने वो सूप तो पी लिया, बट वो विंग की तरफ ग्लेयर किए जा रहा था। विंग ने कहा, डियर, तुम ये सब बिलीव नहीं करते है ना? आई मीन, ये सब सोचने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। तो लंजा ने कहा, देन ये सब क्या है? विंग ने लंजा के हेयर को उसके फेस से हटाकर उसकी ईयर के पास टक किया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बट पहले हमें घर जाना होगा। अभी के लिए तुम्हें ठीक करना मेरा मेन प्रायोरिटी है। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, नहीं, तुम बात को। तभी विंग ने कहा, लंजा, मुझे अभी भी पता चला कि मैं बाबा बनने वाला हूँ। ये बोल के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, हमारा बेबी होगा, क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है? पहले मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व करने दो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैंने इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय किया है। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, विंग सही कह रहा है। आई मीन, इतना सब कुछ हो गया है, विंग को मौका भी नहीं मिला इस चीज़ को एंजॉय करने का। तो लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया। इस तरह अंकल, शायद उनका विंग को टीस करने का मन अभी तक गया नहीं था। शायद आज उनका बहुत मन था विंग को लंजा से डांट पड़वाने का। तो उन्होंने फिर से कहा, आई थिंक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम वांग जी के परमिशन के बिना मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका 51% वांग जी ओन करता है। ये सुनकर विंग फिर से शॉक्ड हो गया। उसके हाथ से वो स्पून ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। आई मीन, विंग को नहीं पता था कि लंजा को इसके बारे में पता है, एंड विंग ने खुद भी ये सब लंजा को नहीं बोला था। उसे चांस भी नहीं मिला था विंग को ये सब लंजा को बोलने का। एंड अभी लांगुरन ये सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे उसके हस्बैंड के सामने। आई मीन, इस ओल्ड मैन को हो क्या गया है? वो किस चीज का रिवेंज ले रहे हैं? ये सोचते हुए विंग ने लंजा की तरफ देखा,
एंड लंजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ग्लेयर से किसी का मौत हो सकता था तो आज लंजा ग्लेयर से विंग ही मर जाता। वो विंग की तरफ बहुत ही हार्डली ग्लेयर कर रहा था। तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक डेंजरस प्लेस में लेकर जा रहा था, तो तुम्हारे सेफ्टी नेट्स के लिए मुझे इतना तो करना ही था। ये बोलने के बाद विंग ने देखा कि जेबोचुन अपने अंकल के पास जाकर बैठ गए। इस तरफ उसका हस्बैंड जो बिल्कुल साइलेंट था, जो कि विंग के लिए बहुत ही अनबियरेबल था। वो अपने हस्बैंड को देख भी नहीं पा रहा था, उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो बस सूप के स्पून को होल्ड करके रखा था ताकि लंजा वो सूप पी ले। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि या तो उसका हस्बैंड गुस्सा होगा या तो डिसअपॉइंटेड। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लंजा लीन्ड हुआ एंड उसने विंग के हाथों से वो सूप पी लिया। देन लंजा ने कहा, अंकल अभी ऐसा मैटर नहीं करता। क्या 51%? विंग के पास तो कुछ है ही नहीं। अब विंग के पास उसके नाम का कुछ भी नहीं है। अभी वो पेनीलेस है, अभी वो गरीब हो चुका है। अब उसे खुद मेरे पैसों के ऊपर जीना होगा। एंड ये सब सुन के विंग को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगा। वो लिटरली जोर जोर से हंसने लगा। शायद बहुत हफ्तों के बाद वो ऐसे जोर से हंस रहा था। इस तरह लंजा कंफ्यूज होकर अपने हस्बैंड को देख रहा था। लिटरली उसने अपने हस्बैंड को इंसल्ट किया एंड उसका हस्बैंड हंस रहा है। विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड वो जोर जोर से हंसने लगा। वो लंजे की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने लंजे के चिक्स पे किस किया। ये देखकर जेबोचुन एंड अंकल ने खासा, ताकि उन्हें ये पता चले कि वो दोनों रूम पे अकेले नहीं हैं, वो दोनों भी यहाँ पर हैं। तो एनीवेज विंग ने लंजे से पूछा, तुम इतने फनी कैसे हो? ये सुनकर लंजा कंफ्यूज हो गया। वो फनी है? उसने लिटरली अपने हस्बैंड को पेनीलेस कहा, गरीब कहा। एनीवेज उसे अभी सूप पीना चाहिए, तो वो सूप के ऊपर फोकस करने लगा। लंजा को खाना खिलाना हो गया एंड देन वहां पर स्टाफ मेंबर्स आए लंजा के कपड़े चेंज करने के लिए। तब लंजा के साथ विंग भी था। अब लंजा क्लीन था, उसने खाना भी खा लिया था एंड वो रिलैक्स भी फील कर रहा था। तो धीरे धीरे लंजा सो गया। लंजा के सोने के बाद अंकल को जेबोचुन ने जबरदस्ती घर भेज दिया कि अंकल सुबह से यहाँ पर है, वो बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। अंकल जाना नहीं चाहते थे, बट जेबोचुन ने उन्हें फोर्स किया, उन्हें एश्योर किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। तो अंकल मान गए एंड वो वहां से चले गए। एंड विंग बहुत टाइम तक लंजे के पास ही बैठा हुआ था, उसके हाथ पकड़कर। कुछ टाइम बाद उसने जेबोचुन की तरफ देखा। जेबोचुन जो काउच में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे थे। विंग ने कहा, मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा। ये सुन के जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा। विंग सोच रहा था कि जेबोचुन अंकल नहीं है जो ऐसे ही समझ जाएंगे। जेबोचुन के पास बहुत सारे क्वेश्चंस था, वो बहुत ही स्टबर्न थे। तो जेबोचुन ने कहा, कहाँ एंड क्यों? अभी तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? विंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था इतना सवाल के जवाब देने का, बट फिर उसने कहा, शुयांग, उसे ढूंढ लिया गया है। ये सुनते ही जेबोचुन कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गए। देन उन्होंने कहा, जब तुम वापस आओगे तब तुम्हारे बॉडी में कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरा भाई फिर से पैनिक हो जाएगा। ये सुनकर विंग सोच रहा था जैसे कि उसे ये पता ही नहीं है, बट एनीवेज उसने नोट किया। तभी जेबोचुन ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे कुछ सिक्योरिटीज को भेज दूंगा। ये सुन के विंग फिर से प्रोटेस्ट करने वाला था, बट ऑफ कोर्स जेबोचुन को मनाना उसके लिए इम्पॉसिबल है, स्पेशली अब जब लंजा इतना स्ट्रेस्ड है। तो वो मान गया। उसने नोट करते हुए कहा, ठीक है, बट उन्हें बाहर रहने के लिए कहना, क्योंकि मेरे दोस्त को अपने घर पे स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं खुद उन्हें अंदर लेकर आऊँगा। ये सुन के जेबोचुन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला एंड वो कुछ टाइप करने लगे। एनीवेज वहाँ से निकलने से पहले विंग ने फिर से लंजे के फॉरहेड पे किस किया, जैसे कि वो एक साइलेंट प्रॉमिस कर रहा हो कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। एंड देन उसने लंजे के बेले के ऊपर भी एक सॉफ्ट किस किया एंड देन वो वहाँ से निकल गया। जाते रहते उसे सॉन्गलाइन को मैसेज करते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंग को डिस्कस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंग को क्लीन करना है। विंग को नहीं पता कि ये सब जानने के बाद उसका हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेगा, वो ये सब एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं, बट ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। बट अभी के लिए उसे अपना काम करना ही पड़ेगा, चाहे उसका हस्बैंड उसे माफ़ करे या ना करे।
अभी के लिए विंग चाहता है कि उनको लेकर हर जगह रूमर्स फैल जाए, इतना रूमर्स फैल जाए ताकि उनके इस मैटर में लॉ सूट भी फाइल हो जाए। इतना रूमर्स फैल जाए ताकि लोग इस चीज़ को लेकर और भी बातें करने लगे, मीडिया इस चीज़ को लेकर ऑक्यूपाई रहे, एक डिस्ट्रैक्शन बना रहे। उन दोनों के शादी को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट विंग को पहले से ही पसंद नहीं था। एंड अब जब लंजा इतना इंजर्ड है, ये सब लंजा को इतना इफेक्ट कर रहा है, विंग को अब तो बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लग रहा। बट अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है तब उसे यूज़ करना ही बेहतर होगा। एंड वैसे भी विंग जानता है कि लंजा का प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि लंजा एक फूल है जिसने विंग से प्यार किया है, एक इडियट विंग से। तो अगर विंग से उसने प्यार किया है तो विंग को इतना तो रिस्क लेना ही होगा। अब उसे लंजा को फुल्ली प्रोटेक्ट करना होगा, सिर्फ लंजा को ही नहीं, उनके चाइल्ड को भी। अब विंग को उनके लिए खड़ा होना होगा, स्पेशली उनका चाइल्ड जो उन दोनों के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। उस पावरलेस टाइनी पर्सन के लिए विंग पूरे वर्ल्ड को जला सकता है। अपने बच्चे को विंग हर एक नाइटमेयर से प्रोटेक्ट करेगा, दूर रखेगा। ये सोचते हुए विंग अपने कार के अंदर गया। कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपने फ़ोन निकाला। देन फ़ोन निकाल के उसने वेन रोहान को एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल कॉल किया। कॉल करते हुए विंग सोच रहा था, पनिशमेंट। लंजा ने एक बार विंग से कहा था कि विंग का प्यार क्रिम्सन की तरह है, एक फ्लेम की तरह, एक रेज की तरह, जिसमें प्यार है, फ्लेम है, रेज है। तो अगर विंग का प्यार एक क्रिम्सन है, एक बर्निंग फ्लेम है, तो इसमें एक पनिशमेंट पार्ट भी तो आता है जो अब विंग को करना होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।